अनसॉल्व 2025 का सेट 1 हम लोग कर रहे थे और उसके 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। तीसरा पार्ट है ये और क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो जब भी आपको भिन्न वाला सवाल लगाना हो तो भिन्न मान लीजिए। सबसे पहले भिन्न मान लीजिए x/y है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है अगर उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार यदि अंश में 1 घटाया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। लिखने का तरीका भी हम लोगों को सीखना है, सब कुछ डायरेक्ट नहीं करना है। एग्जाम में पूरा डिटेल में लिखिए। क्या लिखिए? प्रश्नानुसार यदि अंश में 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो चलिए करते हैं इस बात को। अंश में हमने 1 घटा दिया, हर में कुछ नहीं किया, तो भिन्न 1/3 हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अंश में हम 1 घटा दें, x-1 कर दें, नीचे कोई चेंज ना करें, तो जो भिन्न का मान है वो 1/3 हो जाता है। अब हम इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 3 × 1 3 इज इक्वल टू y × 1 y। प्लस का y इधर आया तो -y और -3 उधर जाएगा तो +3। इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन पे। क्वेश्चन दूसरा, इसकी दूसरी शर्त क्या है? यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, आगे पढ़िए। यदि ये भिन्न 1/4 हो जाती है अगर हर में 8 जोड़ देते हैं। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार यदि हर में 8 जोड़ दें, यदि हर में 8 जोड़ दें तो भिन्न, हर में 8 जोड़ दें तो भिन्न 1/4 हो जाती है। 1/4 हो जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये भिन्न जो ऊपर लिखी थी इसमें हर में 8 जोड़ दे रहे हैं, y + 8 कर दिया, तो ये कह रहे हैं जो भिन्न है वो 1/4 हो जाती है। फिर से समझो, अंश में 1 घटा दें तो ये वैल्यू 1/3 हो गई और अगर हर में 8 जोड़ दें तो 1/4 हो गई। इधर उधर गुणा करेंगे तो 4x बराबर, इसकी उधर गुणा करो y + 8। अब क्या होगा, अब प्लस का y इस तरफ ले आए तो -y, 4x - y = 8। इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज 2। अब हम ये वाली इक्वेशन नीचे लिख लें तो 3x - y = 3। घटाएंगे इसे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। ये +y -y कट गया, 4x में 3x गया x और 8 में से 3 गए 5। x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब क्या करें, 3x - y = 3। x की वैल्यू कितनी है? 5 -y बराबर 3। -y बराबर 3 लिखाई है। 3 × 5 = 15 + 15 उधर गया -15, 5 × 3 = 15 उधर गया तो -15 और 3 में से 15 जाएगा तो -12, माइनस कट गया तो y बराबर 12। अच्छा, भिन्न देखिए क्या हमने मानी थी। भिन्न हमने मानी थी x/y। तो बेटा x का मान क्या आया? x का मान आया 5 और y का मान आया 12। तो आंसर हो गया 5/12। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, बिना अनसॉल्व का आंसर देखें। इन्होंने कहा था कि अगर अंश में 1 घटा दें, चलिए अंश में 1 घटा दो। भैया अंश 5 है, इसमें 1 घटा दो तो 5 में से 1 गया 4, 4/12। 5 में 1 घटा दो, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। क्या ये 1/3 हो गई? जवाब है हाँ, 1/3 हो गई। फिर इन्होंने कहा कि हर में 8 जोड़ दें। चलिए 8 जोड़ते हैं, 12 × 8 = 20। तो इन्होंने कहा था कि अगर हर में 8 जोड़ दें तो 1/4 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। इसका ये ऐसा क्वेश्चन था कि इसका आंसर आप मिला सकते थे। इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 का अथवा पार्ट कह दीजिए या क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 बोल दीजिए। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, करना दोनों में से एक ही होता है। ये कह रहे हैं कि एक विमान है जो अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी पर चलता है। एक विमान है जो 30 मिनट लेट उड़ान भर रहा है। कहने का मतलब, मान लो उसे सुबह 8 बजे उड़ना था लेकिन किसी कारणवश वो आधे घंटे लेट हो गया, अब वो 8:30 बजे विमान उड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो 1500 किलोमीटर की दूरी पर, यानी दूरी कंफर्म है। दूरी कितनी दे रखी है?
1500 किलोमीटर। दूरी बेटा कंफर्म है, दूरी कितनी है, दूरी फिक्स है, 1500 किलोमीटर दूरी उसको जानी है। ठीक है जी, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ानी पड़ती है। जैसे आप स्कूल जाने के लिए अगर लेट हो जाएं, जितने बजे आप डेली निकलते हो और आपको टाइम पर स्कूल पहुंचना हो और आप आधे घंटे निकलने के लिए लेट हो गए, तो फिर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो वही प्लेन जो है उड़ने में लेट हो गया, आधे घंटे लेट हो गया, तो वो समय पर पहुंचने के लिए क्या करता है, अपनी स्पीड को 250 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस कर देता है। यानी अगर उसकी स्पीड x रही होगी शुरुआत में, नॉर्मली जब वो समय पर उड़ता होगा, जब वो आधे घंटे लेट हो गया तो अपनी स्पीड को उसने 250 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस कर दिया। यानी अब वो हो गया, अब उसकी चाल हो जाएगी x प्लस 250 km/h। ठीक बात। तो कह रहे हैं विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो जो बात पूछी जाती है उसको हमेशा मान लेते हैं। माना विमान की सामान्य चाल, जो बात इन्होंने पूछी वो हमने मान ली। इन्होंने कहा विमान की सामान्य चाल ज्ञात करो, हमने मान लिया विमान की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वो टाइम से छूटता है तब, जब वो बिल्कुल 8 बजे मतलब बिल्कुल टाइम से निकलेगा तब उसकी स्पीड ये रहती है। लेकिन अगर वो आधा घंटा लेट होता है तो वो अपनी स्पीड बढ़ाता है। कितनी बढ़ाता है, 250, तब उसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस 250 km/h। ठीक बात। अब समय मान लिया जाए, माना सामान्य चाल से 1500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, यह मानकर चल रहे हैं कि t घंटा समय उसे लगता है। ठीक है जी। अच्छा, एक फॉर्मूला तुम्हें सभी ने पढ़ा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। कई तरीके से इसको लिख सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, या चाल बराबर दूरी बटा समय, सबसे वही आएगा। समय कितना है, ये नॉर्मल कंडीशन में है जब वो टाइम से छूटता है तब। तो समय मान लो t घंटा है, मान लिया है। दूरी फिक्स है, दूरी नहीं मानी हमने, 1500। और चाल कितनी है बेटा, चाल सामान्य चाल x है। अब क्या हुआ, अब आती सेकेंड कंडीशन। ये नॉर्मली जब वो रोज उड़ता है, टाइम से छूटता है। अब हुआ ये कि वो आधे घंटे लेट हो गया, 30 मिनट वो लेट हो गया उड़ने में, लेकिन पहुंचना तो उसे समय से है। तो उसने अपनी स्पीड को 250 से बढ़ा दिया। तो अब इसकी चाल सामान्य चाल नहीं रह गई, अब चाल हो गई x प्लस 250। यदि x प्लस 250 km/h हो तो समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा उसको आधा घंटा कम। तो समय t-1/2 घंटा लगेगा। इस बात को थोड़ा समझ लें। जैसे मान लो वो 8 बजे उड़ता था और 10 बजे पहुंचता था। ठीक बेटा, समझना जरा, उसका राइट टाइम 8 बजे था फ्लाइट का और 10 बजे वो वहां लैंड करता था। अब हुआ ये कि वो आधा घंटा लेट हो गया, तो पहुंचना, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, पहुंचना उसे 10 बजे ही है। तो अब वो जितनी 1500 किलोमीटर दूरी अगर वो 2 घंटे में तय करता था, ये जस्ट एग्जाम्पल दिया है 10 बजे, तो अब उसे पहले 2 घंटे में दूरी चल रहा होगा, अब चलेगा कितने घंटे में, 1.5 घंटे में। यानी उसको आधा घंटा कम समय लगा। 30 मिनट को अगर घंटे में कहें, चूंकि t घंटा माना है, तो 30 मिनट को अगर 60 से भाग कर दें तो ये इसे क्या कहते हैं बेटा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा। तो t-1/2 घंटा समय लगेगा। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मूला एक बार फिर अप्लाई करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना है, t-1/2, दूरी कितनी है 1500 किलोमीटर, और चाल कितनी है x प्लस 250। अब सिंपल सा क्वेश्चन बचा है, इससे में कुछ बचा नहीं ऐसा कि अब बताया जाए। t की वैल्यू के लिए t की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। देखते हैं, t की वैल्यू ये वाली समीकरण x यहां पर रखेंगे, 1500 बटे x। t का मान रख दिया 1500 बटे x माइनस 1/2 बराबर
1500 बटे x प्लस 250, इसको इस तरफ ले आइए। 1500 अपॉन एक्स, ये प्लस का इधर आया तो माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस 250, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो गया। इन दोनों में 1500 कॉमन, ये कॉमन तो बचेगा 1 अपॉन एक्स, 1500 कॉमन तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2। 1500 यहां एलसीएम ले लेंगे, x ब्रैकेट में x प्लस 250। जब हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, x प्लस 250, और x इंटू 1x इज इक्वल टू 1/2। ये प्लस x माइनस x कट गया। 1500 ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 1500 दूना 3000 हो जाता है भाई। 15 दूना 30 और 2 जीरो आएगा। 1500 का 2 गुना 3000, इंटू में यहां बचा 250, और ये वाला टर्म उधर जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 250। द्विघात समीकरण बनने वाली है और फैक्टर करना पड़ेगा। 25 थी यहां, 75 और 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो हो गए बेटा, 1 2 3 4। x और x की गुणा कितनी हुई, एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा करें तो प्लस 250x, इसको उधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 250x 7,50,000 दिख रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा, हाँ ठीक है, 7,50,000। ये प्लस का 7.5 लाख उधर जाएगा तो माइनस का 7.5 लाख, यानी 7,50,000। जिसको उधर भेज दिया तो ये क्या हो गया, 0। अब 7.5 लाख के ऐसे फैक्टर करना है जी कि घटाने पर 7.5 लाख के ऐसे फैक्टर करना है कि घटाने पर 250 हो जाए। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7.5 लाख के ऐसे फैक्टर करिए घटाने पर 250 हो जाए। एक बार देखते हैं, 3 जीरो अलग कर दीजिए, 1000 और 750, इनकी मल्टीप्लाई करें। 1000 में 750 घटाने पर तो 250 हो ही जाता है, और मल्टीप्लाई करें 75 एक कम 75 और 3 जीरो 1 जीरो 4 जीरो बन जाएगी बात। यानी 1000 में से 750 घटेगा तो 250 आएगा, और 1000 और 750 की गुणा करें तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 250 को हम लिख लेंगे 1000 माइनस 750 एक्स माइनस 7,50,000। अब 0 इस तरफ बराबर में लिखो या 0 इधर लिखा है चाहे उसे उधर लिख लो, 0 बराबर एक ही बात। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x माइनस 7,50,000 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन बचेगा, x कॉमन तो बचा 1000, माइनस 750 कॉमन बचेगा x, फिर माइनस कॉमन तो प्लस होगा। 750 को 1 बार ले जाएं, 750 एक कम 750 एक बार ये जाएगा, और 3 जीरो फ्री में मिल जाएंगे, बराबर 0। x प्लस 1000 और आया x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। एक बार पहला फैक्टर 0 प्लस 1000 उधर जाएगा तो माइनस 1000, जो संभव नहीं है क्योंकि ये विमान की चाल है, ये माइनस में थोड़ा होगी। अब क्या करें भाई, सेकेंड वाला फैक्टर लेते हैं, x माइनस 750 बराबर 0, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो विमान की सामान्य चाल हो गई, विमान की सामान्य चाल हो गई 750 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 750 km पर आवर। आंसर इसका अनसॉल्व से मैच कर रहा है, लेकिन ये अगर पेपर में लगा रहे हो आप सवाल, वैसे तो इसके ऑप्शन वाला बहुत इजी था, ज्यादातर लोगों ने वही सेलेक्ट करा होगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन भी करें तो इसका आंसर भी हम लोग चेक कर सकते हैं, मतलब बिना पड़ोसी से पूछे चेक कर सकते हैं, आप अपने आप चेक कर लेंगे। देखिए कैसे भाई, दूरी कितनी थी बताओ, 1500। समय निकालते, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे, दूरी है 1500 और चाल उसकी सामान्य है 750। तो बेटा 0 0 कट गया, और 75 दूना होता 150, यानी उसे 2 घंटा समय लगेगा सामान्य रूप से। अब होता क्या है कि वो अगर लेट हो जाता है, अगर वो लेट हो जाता है तब वो क्या करता है, अपनी स्पीड को 250 प्लस कर देता है, दूरी वही है,
तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है, चाल को वो 250 प्लस करेगा तो चाल हो जाएगी 1000, 2 0 कट गया, 0 कट गया दशमलव, तब वो पहुंच जाता है कितने घंटे में? 1.5 घंटे में। इसका मतलब उससे आधा घंटा लेट निकलेगा तभी भी वो टाइम से कवर कर लेगा दूरी। यही तो कहा गया था कि अगर वो आधा घंटा लेट, 30 मिनट लेट हो जाता है तो इतनी स्पीड बढ़ा देगा तो कवर कर लेगा। तो ठीक है, तब 1.5 घंटा लग रहा है, इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। इसमें भी 2 पार्ट हैं। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट कई बार आता है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने सेम हाइट वाले 2 खंबे लगे हैं। अच्छा, ये भी कहा है जो खंबे लगे हैं वो सेम हाइट के हैं बेटा, जितनी हाइट इधर उतनी ही हाइट इधर। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु है, इस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। मान लो बिंदु यहां पर है, यहां से उन्नयन कोण 60 अंश है और इसका उन्नयन कोण 30 अंश है। अच्छा जी, लिख लेते हैं। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। खंबे समान ऊंचाई के हैं तो मान लिया ये h मीटर है, ये भी h मीटर है। सेम हाइट के खंबे हैं ना दोनों। ये AB हो गया और ये CD खंबा हो गया, और रास्ते में एक बिंदु P हो गया, और इसकी चौड़ाई सड़क की कितनी दे रखी है? 80 मीटर दे रखी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि खंबे की ऊंचाई निकालो, एक तो h निकालना है, और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी हमें BP और PD, मतलब इस खंबे से भी दूरी निकालनी, उससे भी निकालनी। तो शुरू में थ्योरी कैसे लिखें बच्चे? इसमें शुरुआत में थ्योरी मिस करते हैं, लिखना चाहिए। आप शुरुआत में ऐसे लिखो कि माना AB और CD 2 समान ऊंचाई के खंबे हैं, माना AB बराबर CD बराबर h मीटर। फिर लिखोगे सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है, इसलिए BD बराबर 80 मीटर। सड़क पर एक बिंदु P है। प्रश्नानुसार APB 60 डिग्री एंड CPD 30 डिग्री। 6 नंबर का क्वेश्चन, पूरी थ्योरी सहित लगाइए। फिर ये लिखना माना BP बराबर x, ये नॉर्मली हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, आपको लिखना भी उधर, माना BP बराबर x। 80 में x घटाओ तो इधर वाला हो जाएगा 80 माइनस x। भाई टोटल 80 है, उसमें x घटा तो आ गया। अब त्रिभुज ABP ज्वाइन कर रहे हैं, त्रिभुज ABP न्यूज। इसमें tan क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लंब आधार पता है, कर्ण से कोई वास्ता है नहीं अपना। tan 60 लंब बटे आधार, 60 के सामने लंब, लंब हो गया h, 90 के सामने कर्ण और ये आधार। tan 60 इज √3 बराबर h अपॉन x, h बराबर कितना? x √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन द ट्रायंगल PDC, त्रिभुज PDC ज्वाइन कर रहे हैं। PDC में हम लोग यहां पे tan 30 लेंगे। tan 30 होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे 30 के सामने लंब, लंब हो गया h और आधार हो गया 80 माइनस x। tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। इसकी इधर उधर गुणा कर दो, इसकी 1 से गुणा करो, 80 माइनस x इज इक्वल टू h √3। इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा। इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है, आगे की कहानी बताइए। इसमें h की वैल्यू रखो, तो यहां पर क्या चलेगा? 80 माइनस x इज इक्वल टू, h का मान हमने यहां रख दिया, दैट इज x √3 इंटू √3। समझना, h का मान हमने यहां पर रख दिया x √3। अब क्या होगा? 80 माइनस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3x। अच्छा, ये माइनस x उधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, 3x और x 4x। x बराबर 80 बटे 4, यानी x बराबर 20 आया बेटा। तो कंफर्म हो गया कि BP दूरी जो है वो 20 मीटर है। एक दूरी तो बेटा आ गई, मतलब एक खंबे से बिंदु की दूरी आ गई। अब दूसरी निकालते हैं DP, मतलब दोनों खंबों से बिंदु की दूरी। सीधी बात है, ये 80 है, ये 20 है, तो वो 60 होगी। भाई DP आप क्या लिए थे? 80 माइनस x,
x का मान इसमें 20 रख दीजिए, तो dp कितना होगा, 80 में 20 गया तो 60, dp हो गया 60 मीटर। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, bp dp दोनों पता, यानी अब लास्ट में आंसर में लिख देना, कहता खंबे से उस बिंदु की दूरी 20 मीटर, एक खंबे से 20 मीटर और दूसरे खंबे से 60 मीटर होगी। इसके बाद में इन्होंने एक बात और पूछी बेटा, इसमें खंबे की ऊंचाई भी तो पूछी है। तो खंबे की ऊंचाई क्या थी बताइए, खंबे की ऊंचाई थी h, h बराबर क्या था, x√3, और x का मान कितना है जी 20, √3 का मान कोई दिया है नहीं सवाल में, तो कोई जरूरत नहीं। तो इस सवाल में 3 आंसर हैं। पेपर में हमेशा ध्यान रखिए, जैसे 3 आंसर आए, तीनों को एक बार फिर लास्ट में लिखिए, एक बॉक्स में बंद करिए और लास्ट में लिखिए था खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर है और सड़क पर स्थित बिंदु एक खंबे से 20 मीटर की दूरी पर और दूसरे खंबे से 60 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है कि भूमि का एक बिंदु है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक मीनार तल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये भूमि तल खींच लिया, ये भवन हो गया, भवन के ऊपर एक मीनार हो गई, A B C D। फिर से एक बार पढ़ते हैं पूरा। कह रहे भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, ये भवन है और इसकी हाइट कितनी है बेटा 20 मीटर। तो थ्योरी भी इसी हिसाब से बनानी आपको है। शुरुआत में लिखेंगे माना BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, माना BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। इस भवन के शिखर पर एक मीनार लगी है। फिर लिखोगे माना भवन के शिखर पर CD एक मीनार है, CD एक मीनार है। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहे हैं, भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल और शिखर। बेटा बात हो रही मीनार के तल, मीनार का तल ये है, मीनार का तल ये है, मीनार का शिखर ये है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी मीनार के तल और शिखर, तल ये है, तल माने नीचे का हिस्सा, शिखर माने ऊपर का हिस्सा। तल एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। ठीक बात है। तो तल का उन्नयन कोण दिया है और मीनार का उन्नयन कोण दिया है। उन्नयन कोण हमेशा 36 से लेते हैं, उन्नयन कोण हमेशा 36 से लेते हैं। तल का उन्नयन कोण 45 अंश है और शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर से एक बार देख लेते हैं। हाँ, मीनार के तल का उन्नयन कोण कितना 45 और शिखर का 60। और करना क्या है इसमें, इसमें मीनार की ऊंचाई फाइंड करनी है। यहां लिखोगे माना मीनार की ऊंचाई h है। थ्योरी जरूर लिखें, माना BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, इस पर एक मीनार है जो CD है जिसकी ऊंचाई h है, माना भूमि तल पर एक बिंदु A है। प्रश्नानुसार CAB 45 डिग्री एंड DAB 60 डिग्री, माना AB बराबर x। ट्रायंगल ले रहे हैं सबसे पहले ABC, या लिखेंगे त्रिभुज ABC में। इसमें बेटा tan 45 ले लो, tan 45 बराबर होता है लंब बटे आधार। 45 के सामने लंब, लंब हो गया 20 और आधार हो गया x। tan 45 का मान 1 बराबर 20 बटे x, x इंटू 1x बराबर 20। इक्वेशन नंबर 1। पूरा ट्रायंगल ले लीजिए ABD। इन ट्रायंगल ABD त्रिभुज ABD में tan 60 लेते हैं। tan 60 क्या होगा बेटा, लंब बटे आधार। 60 के सामने लंब, लंब अगर पूरा देखें तो वैसे लिखना चाहिए DB, बट डायरेक्ट हम लिखेंगे H प्लस 20। लंब हो जाएगा H प्लस 20, तो लंब बटे आधार, आधार क्या है AB मतलब x। tan 60 की वैल्यू √3, H प्लस 20 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 20, 20 इस तरफ आएगा, 20√3 इज इक्वल टू H प्लस 20। फिर क्या होगा, प्लस 20 इधर आया तो माइनस 20 बराबर H। अब क्या करना है, H बराबर 20 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 माइनस 1, और यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि √3 का मान रखें या ना रखें। आप रख देंगे तो भी ठीक है, नहीं रखें तो भी ठीक है, जब तक √3 का मान सवाल में दिया नहीं है।
इस सवाल में दिया नहीं है, तो मेरा सजेशन कतई नहीं है कि आप रखें, आप ऐसे ही छोड़ दें। वैसे √3 का मान अगर रख लेंगे तो हो सकता है अनसॉल्व्ड से आंसर मैच कर लेगा अगर सही दिया होगा। √3 का मान 1.732, फिर घटाइए फिर गुणा करिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लकड़ी का एक ठोस बेलन है, तो पहले तो जो बेलन इन्होंने जैसा दे रखा वैसा बना लेते हैं। लकड़ी का एक ठोस बेलन है, लकड़ी का एक ठोस बेलन है बेटा, तो हम लोगों ने लकड़ी का एक ठोस बेलन बना लिया भाई। प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकाल दिया गया। देखो ऐसा है, यहां पे अर्धगोला खोद दिया गया, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों सिरों पर अर्धगोला खोद दिया गया। ये हिस्सा खोद कर निकाल दिया गया, अर्धगोला खोद कर निकाल दिया गया, नीचे से भी। और भाई जब ठोस बेलन था तो उसमें ऊपर से लकड़ी खोदनी शुरू करी, एक अर्धगोला ऊपर से खोद लिया और एक अर्धगोला नीचे से खोद लिया। ये स्थिति बन रही है। आगे कह रहे हैं बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है और पाई की वैल्यू दे रखी 22/7 लेनी है। ठीक बात है, ले लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसमें क्या है कि देखो संपूर्ण पृष्ठ जब भी चाहिए हो तो इसका जितना हिस्सा हम टच कर सकते हैं वही संपूर्ण पृष्ठ है। एक तो देखो इसमें तुमने अर्धगोले खोद दिए, ऊपर से अर्धगोला निकाल लिया काट के लकड़ी का, नीचे से, तो इसमें एक अर्धगोलीय शेप ऊपर हो गया और एक नीचे भी हो गया। तो एक अर्धगोला ऊपर टच कर सकते हो अंदर अंदर, एक नीचे से, तो 2 अर्धगोलों का पृष्ठ निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ। यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा बेलन का वक्र पृष्ठ। बाहर से आप बेलन को टच कर सकते हैं, एक अर्धगोला ऊपर से खोदा है तो अर्धगोला टच कर सकते हैं, वक्र पृष्ठ उसका एक नीचे से। तो इसमें अगर पूरी बात कहें तो एक बेलन का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, या यूं कह लें कि 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। h बराबर लिख लेते हैं यहां पर 10 सेंटीमीटर और r बराबर लिख लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर। 5वें क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है। लिखेंगे यहां पर, कैसे लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन को बार से टच करना है, प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh होता है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। दोनों में कॉमन ले लें 2πr, 2πr कॉमन बचा h, फिर 2π कॉमन, यहां से 2 तो बचेगा ही, 2π कॉमन, r² में r कॉमन तो बचा r। पाई का मान 22/7, रेडियस है 3.5, हाइट है बेलन की 10, 2 टाइम्स रेडियस है 3.5, 7 से काटे 7 × 5 = 35, 0.5, 5 दूनी 10, 1 अंक बाद दशमलव इंटू 22, 3.5 का 2 गुना हो गया 7, तो 22 एकम 22 गुणे 10 और 7 कितना हुआ 17, तो 17 दूनी 34 के 4 हासिल लगेंगे 3, 17 दूनी 34 और 3 37। इसका आंसर आ रहा होगा 374, जो कि सही है, सेंटीमीटर²। यही आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, 5वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एक ठोस अर्धगोला है, उसके ऊपर एक शंकु है। ये कह रहे हैं ठोस अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु है, तो तुरंत हम लोग एक अर्धगोला बना लेंगे। ये अर्धगोला बन गया और इसके ऊपर एक शंकु भी बना लो, कह रहे हैं ये साहब, एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु बना लें। एक अर्धगोला, उसके ऊपर एक शंकु। आगे पढ़िए। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है, तो वैसे ही ज्यादातर सवालों में रहती, तो हमने बिना पढ़े ही बना लिया। शंकु की त्रिज्या वही है जो अर्धगोले की त्रिज्या है,
आगे कह रहे हैं इसकी माप 3 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, माप कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ये 3 है तो ये भी 3 होगी, क्योंकि रेडियस 3 है ना, अर्धगोले की रेडियस 3 है तो ये भी तो रेडियस है, ऊपर 3 होगी ऐसा जरूरी नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? हाँ वो भी 3 ही हो गई। इस ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर कैसे हो गई आपको बताएं? ठोस की ऊंचाई दे रखी है, बच्चे कई बार इसमें गलती कर देते हैं, पता चला शंकु की ऊंचाई 6 लिख गए, गलती हो जाएगी। ये कह रहे हैं ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इस पूरे ठोस की हाइट 6 है। अगर ये 6 है, ये 3 है, तो ऊपर कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। आगे बढ़ चलो, ठोस का आयतन निकालो बेटा। बड़ा आसान सवाल पूछ दिया, 6 नंबर पक्के कर लो। ठोस का आयतन, ठोस जो है वो कंपोजिशन है, 2 चीजों से मिलकर बना है, एक शंकु और एक अर्धगोला। तो हम यहां सिंपल लिखेंगे शंकु का आयतन, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अच्छा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से कॉमन ले लिया जाए 1/3 पाई आर स्क्वायर। जब ये कॉमन ले लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर तो बचेगा एच। 1/3 पाई कॉमन तो यहां पे 2 बचा, 1/3 पाई कॉमन ले लिया, 2 ले लिया यहां से, 2 यहां बच गया, सॉरी। आर क्यूब में आर स्क्वायर ले लिया तो आर बचा। फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू रखनी है, चाहे शायद दे रखी है, नहीं पिछले सवाल में दी थी, तो पाई में ही आंसर दिया है सॉल्व में, इसलिए नहीं रख रहे, वरना पाई का मान रख दीजिए 22/7। आर की वैल्यू 3 है, 3 × 3। शंकु की हाइट कितनी है? वो भी 3 है, प्लस 2 रेडियस, रेडियस कितना है? 3 है। तो 3 से 3 कट गया, ये हो गया 3 पाई और 3 दूना 6, 6 और 3 9, 9 तियां 27 पाई। चूंकि आयतन है तो लिखा जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और पाई का मान भी इसमें रख दीजिएगा, बल्कि इसमें नहीं रखा, 22/7। जब नहीं दिया है तो आप 22/7 यूज करिए।